MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय सिंफनी मेघदूत। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज वैसे तो 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, हिंदी में इसको दिन कहते हैं। हर त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन पता है आज ऐश्वर्या के एजेंडा पे मैं उस दिक्कत की या उस मुद्दे पे या उस मुद्दे को एजेंडा बनाना चाहता हूं जो आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जो हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहता। जो हर प्रदेश की, हर जिले की, हर सिटी की, हर शहर की सबसे बड़ी दिक्कत है। आपके शहर की, आपके गांव की, आपके कस्बे की, आपके जिले की, आपकी सोसाइटी की, आपके एरिया की सबसे बड़ी दिक्कत अगर कुछ है तो वो जनसंख्या है, अगर कुछ है तो वो आबादी है, अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पीपल है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आबादी है। लेकिन मुझे बताइए आप, और पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, और पूछता रहेगा भारत, कब पिछली बार किसी नेता ने जनसंख्या पे बोला था? कब पिछली बार आबादी पर अखिलेश यादव से लेके अमित शाह तक और योगी आदित्यनाथ से लेके राहुल गांधी तक किसी ने बोला था? क्यों इस देश की, हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी दिक्कत, और जिस दिक्कत की वजह से 1001 और दिक्कतें बड़ी होती हैं, 1001 दिक्कतें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और ज्यादा परेशानियां पैदा करती हैं, उस मूलभूत दिक्कत की वजह से, वो है आबादी, वो है जनसंख्या, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग कहते हैं नंबर में हम कम हैं, नहीं तो हम चीन के बिल्कुल 19-21 का फर्क है। चीन ने अपनी आबादी पे ब्रेक लगा दिया था, ब्रेक यानी हैंड ब्रेक और पेडल ब्रेक दोनों। कहने का तात्पर्य यह है कि चाइना ने कंट्रोल किया। भारत में क्या हुआ? लेट 80s यानी 84-85 के बाद से लेके 2002, 3, 4, 5 तक ऐसा लगा सिर्फ एक ही नारा होता था, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे एक, बढ़ती आबादी से खत्म हो रहे संसाधन रोको, इसे नहीं तो पृथ्वी हो जाएगी निर्जन, क्या क्या, जन्म नियंत्रण ही जनसंख्या नियंत्रण का समाधान, बच्चे दो ही अच्छे, क्या क्या नहीं। पर क्या यह सिर्फ सनातनियों के लिए था? क्या यह सिर्फ हिंदुओं के लिए था? क्या जनसंख्या पे लगाम लगाना, क्या छोटा परिवार सुखी परिवार सिर्फ सनातनियों के लिए है? क्या हम दो हमारे दो सिर्फ हिंदुओं के लिए था? बच्चे दो ही अच्छे, आपके दो बच्चे होंगे, आप बेहतर जिंदगी बना पाएंगे, ये बोल बोल के, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, पर ये बोल बोल ऐसी सिचुएशन पे ले आए हैं कि आज ओवरऑल हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो गई है और मुस्लिम पॉपुलेशन दुगनी से ज्यादा हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है। आज जो भी मौलाना, आज जो भी इस्लामिक स्कॉलर मुझे काउंटर करें, फैक्ट पे काउंटर करें। मेरा सिर्फ इतना कहना है, क्या मुस्लिम इस देश का भाग नहीं? क्या उन पे यह लागू नहीं होता था कि बच्चे दो ही अच्छे? आपको पता है, इस पे लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। अपने आराध्य का नाम लेना और कहना कि ये तो उनकी देन है, ये तो इनकी देन है, ये तो ऐसे नहीं होता। लोगों ने कहा अल्टीरियर मोटिव है। मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम नेता,
जानबूझ के लोगों को ये बरगलाते रहे, ये बोलते रहे कि आबादी बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी हमारा से बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी जो हम चाहेंगे वो होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी हम हिंदुस्तान में वो कर पाएंगे जो हम चाहेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। एक रोटी है साहब, हिंदुस्तान एक रोटी है, उसके कितने टुकड़े करोगे? 140 प्लस करोड़ का देश है और ये बोलते बोलते मुझे लग रहा है जब से मैं बोल रहा हूं 10-20 करोड़ बढ़ गया होगा। किसी भी स्टेट में सरकारी जो हॉस्पिटल होता है, एम्स है, कभी देखिएगा उस पर एक मीटर लिखा होता है, जैसे स्पीडोमीटर चलता है ना गाड़ी का, 10, 20, 40, 60, आजकल तो बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, अनुराग भदौरिया को तो ज्यादा पता है, वो 10, 20, 40, 60 नहीं जाती हैं, वो 10, 50, 100, 150, 200, 250 जाती है। एक मीटर लगा होता है, जनसंख्या का मीटर, इतनी देर में आप पार करेंगे ना, वो कड़ 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 ऐसे चलता है। That's how it runs. ये हमारे देश की असलियत है। लेकिन फिर इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हुआ, इसमें हिंदू मुसलमान कैसे हुआ, और इसमें हिंदू मुसलमान किसने करने दिया कि जनसंख्या रोकना सिर्फ हिंदुओं का काम है? इसमें मुसलमानों का कोई मतलब नहीं, आप बढ़ाओ 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़, ऐसा नहीं है कि वो समझे नहीं है, वो भी समझे हैं, मां बाप हैं। कितना पैसा कमाओगे, कितने बच्चों में बांटोगे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छा खाना कैसे करोगे? इट मेक्स सेंस, हम दो हमारे दो मेक्स सेंस बिल्कुल, लेकिन इसका एक मूलभूत इशू है। आज भारत सबसे युवा देश है, दुनिया बोलती है भारत के पास क्या है, पॉपुलेशन है, यह बोलती है। जो अब से 10 साल पहले अनंत विजय जी चाइना के बारे में बोला जाता था, अजय आलोक जी, you've read several papers about it, बट आज चाइना और अमेरिका अगले 10 साल बाद सबसे वृद्ध पॉपुलेशन अगर किसी की होगी, जो कि यूरोप की थी और जापान की थी, वो चाइना और अमेरिका की होगी। ये डेटा बोलता है, मैं नहीं। हमारे देश की आज की तारीख में कोई स्कीम लाइए, नई सड़क बनाइए, जब तक वो फ्लाईओवर बनता है उस एरिया में इतनी पॉपुलेशन हो जाती है कि वो एक फ्लाईओवर कम लगने लगता है। ये असलियत है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। आप जहां रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो कि दमन एंड दीव में रहते हो, एक नया फ्लाईओवर बनता है, वो जब तक बन के तैयार होता है तब तक उसके दोनों साइड इतने अपार्टमेंट घर भर जाते हैं, गाड़ियां इतनी आ जाती हैं कि लगता है यार ये तो गली है, हाईवे है ही नहीं। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, पता है क्यों? क्योंकि जब कोई बात करता है ना तो उसको यह बोला जाता है कि पहले तुम 4 बच्चे करो। जी हां, ऐसा हुआ। जब नवनीत राणा ने बोला तो उनका बोला गया कि पहले तुम तो 4 बच्चे करो फिर संदेश देना। किसी को यह बोलना कि आप छोटा परिवार रखेंगे, सुखी परिवार है। आपको पता है रशीदी जी, सिर्फ अपनी संस्था चलाने से कुछ होगा नहीं, सरवर साहब गरीब नवाज बनने से कुछ होगा नहीं। अपने आराध्य का नाम लेना और कहना कि अल्लाह की देन है, अल्लाह, ऐसे नहीं होता है। आप समझिए रियलिटी। रिजवी जी, अनुराग भदौरिया तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चले जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने समाज के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने मजहब के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मजहब के नाम पे नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है, नुकसान भारत का हो रहा है, नुकसान हिंदुस्तान का हो रहा है। और अगर कोई नेता या नेत्री बोलने की हिम्मत करता है तो उसको एंटी मुस्लिम बना दिया जाता है, एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। कब तक? किसने क्या क्या बोला? क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो उसमें फिर बोलेंगे कि ये इतना भाषण, जिसके पास जाऊंगा बोलने के बाद फिर आते हो। ये सिर्फ बाइट सुनिए, रिएक्शन सुनिए। स्पेशल रिपोर्ट में 1 मिनट की रिपोर्ट है आजालू, एंड देन लेट्स एनालाइज कौन सही है और कौन गलत है। रशीदी जी, और इसमें कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा जरूर। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। दुनिया का कोई भी धर्म मुल्कों की सीमा में बंधा नहीं है, लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म हिंदुस्तान की सरहद को पार करता है वो निशाने पर होता है। मिसाल के लिए बांग्लादेश के हालात देखिए। कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर
तोड़ी जा रही भगवान विष्णु की प्रतिमाएं देखिए। दुनिया के 116 करोड़ हिंदुओं में 100 करोड़ से अधिक का आशियाना हिंदुस्तान ही है। बावजूद इसके हिंदुओं की आबादी से हिंदुस्तान की सियासत परेशान है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर मुस्लिम इकोसिस्टम दुबका हुआ है, लेकिन जैसे ही मुंबई में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर रिपोर्ट आई, तुष्टीकरण वाला कंबल लेकर वही इकोसिस्टम बाहर आ गया। बोलने लगा हिंदू पहले से ज्यादा हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। हिंदू पहले ही ज़्यादा संख्या है उनकी, और कुछ भी करेंगे तो भी उनकी ज़्यादा ही रहेगी। ये इस तरह की 4 बच्चे करो, 5 बच्चे करो, ये ऐसा है। 4 बच्चे पैदा होने के बाद वो इलेक्शन में ही खड़े नहीं रह सकते, उसका क्या करने का। जो डेमोग्राफी बदलने का जो षड्यंत्र एक लंबे समय से चल रहा है, वो अलग अलग इलाकों से मुस्लिम लोगों को ला करके जो जिहादी टाइप के मुसलमान हैं उनको बसाते हैं और पूरा का पूरा जनसंख्या संतुलन बिगाड़ते हैं। मुंबई हमेशा से पूरा जो ग्लोबल टेरर ग्रुप है उनके निशाने पर रहा है। जब तक इन जिहादियों से मुंबई के लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मुस्लिम धर्मगुरु दीपू दास की हत्या को यूनुस सरकार के खिलाफ आक्रोश बता रहे हैं, तो वहीं बाबा बागेश्वर बांग्लादेश जैसे हालात को रोकने के लिए हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। वो जो वहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ है ही नहीं। उसको आप हिंदुओं के खिलाफ बनाना क्यों चाहते हो? वो तो यूनुस सरकार के खिलाफ है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं की बढ़ती आबादी से किसी को क्या परेशानी है? जब भारत में हर धर्म के लिए एक जैसी नीति और नियम है, तो मुसलमानों को ढाल बनाकर भारत की पहचान पर क्यों चोट की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि गाजा और बांग्लादेश में हिंसा को अलग अलग नजरिए से क्यों देखा जाता है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। रशीदी जी, सरवर साहब, रिजवी जी, अनुराग भदौरिया, आनंद दादा, अजय आलोक जी, आप सब मेरे साथ हैं। रशीदी जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आपको नहीं लगता पॉपुलेशन, आबादी सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश की? हर चीज, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो मौका हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो हर चीज आबादी से कनेक्टेड है। एक रोटी के कितने टुकड़े करोगे? कितने रशीदी जी? कब तक इसको भी धर्म की आड़ में, मजहब की चादर पहना के आप बोलोगे कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे? कब तक रशीदी जी? ऐश्वर्या भाई, मुझे आप ये बताइए जी, मुसलमानों को नौकरियां आपने कितनी दे दी हैं? अच्छा, इसकी वजह से आपकी नौकरी पर भार पड़ रहा है, बोझ पड़ मेरी रहा है। नौकरी पे कोई वार नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आपने मुसलमानों को कितने टिकट देकर, काबिलियत है तो नौकरी आपने है। मुसलमानों को टिकट देकर कितने असेंबलियों में पहुंचा दिया है? अरे बोलने दो मेरे भाई, प्लीज। ओके, बोलिए। ये बीच में नहीं बोल। ओके, बोलिए। ओके, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, मुसलमान की जो आबादी है, आपने सरकारी नौकरियों में, विधानसभाओं में, एमपीज में कितना उनको हिस्सा दे दिया है जो आप उनकी आबादी के ऊपर सवाल उठा रहे हो? अरे उनकी आबादी जो है मुसलमानों की, वो अपना खा कमा रहे हैं। सरकार पर बोझ कहाँ है मुसलमान? बताइए कहाँ है बोझ मुसलमान? सब सरकार पे बोझ नहीं है। हिंदू है, सरकार पे बोझ नहीं है। असेंबलियों में हिंदू है, सबसे ज्यादा एमपी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत कह रहे हो आप। आबादी ज्यादा है तो उस पे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई और हो, सब देश पे बोझ आता है यार। फिर आबादी बढ़ती है तो देश पे बोझ आता है। रशीदी जी, ऐश्वर्या भाई, व्हाट्स योर लॉजिकल रीजनिंग फॉर दिस? ऐश्वर्या भाई, आप 10 मिनट तो बोलते हो पहले, वो तो कम कर दिया। पहले तो मैं 18 मिनट बोलता था, बीच में भी बोलने नहीं देते। बोलने तो यार कम से कम हमें 2 मिनट तो बोलने दो। बोलिए। हमें 2 मिनट। बेतुकी बात मत कीजिए, आप बड़े आदमी, उम्र में बड़े हैं। हाँ, बोलिए। बेतुकी नहीं कर रहा हूं, ये आपको बेतुकी लग रही है। आपको मेरी बात बेतुकी ही लग। मेरे को एक्सप्लेन करो, आप कह रहे हो आबादी बढ़ने दो, देश के ऊपर जोर नहीं आएगा। मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। हाँ।
और देश के संविधान में अजय जी आ रहा हूं। हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आजादी है। बिल्कुल है। मेरा मजहब कहता है कि आप बच्चे को पेट में मत मारो, आप बच्चों को इस डर से कत्ल मत करो कि तुम इसको किसने कहा वो करने के लिए? आप किसने कहा करने के लिए? पेट में मत मारो। आप दूध पीते बच्चे हैं क्या? आपको प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं? धर्म कहता है। क्या बोल रहे हैं आप? फिर बोलने नहीं दे रहे हो आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेतु की बात कर रहे हैं आप ही। भ्रूण हत्या की बात क्या कौन करता है? सबसे ज्यादा चाइल्ड इन्फेटिसाइड। अब ये सब आप मेरे से बुलवा रहे हैं, बुलवा लीजिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं? ये भ्रूण हत्या की बात कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप बोलने किसने कहा? किसका धर्म? किसका धर्म? नहीं, आप कोई फायदा नहीं। देख, कोई फायदा नहीं आपकी बकवास से। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि आपकी उम्र बड़ी है, लेकिन आपके व्यूज से मैं आपके व्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। लेकिन मेरी बात सुनिए, किसी का धर्म, किसी का मजहब भ्रूण हत्या के समर्थन नहीं करता और ना करना चाहिए। कहते हैं भाई, आप बेतु की बात कर रहे हैं। किसे कहते हैं बकवास? आपकी बकवास को, आपकी बकवास को कहते हैं बकवास। आपकी बकवास को। आबादी बढ़ेगी तो देश पे बोझ नहीं आएगा। कर रहे हो आप बकवास कर रहे हैं। 15-20 मिनट तक बकवास करते हो आप। अरे आज तो 10 मिनट बोला, फिर 15-20 मिनट। पहले अपनी घड़ी ठीक कराइए। कर रहे हो गेस्ट के साथ में, गेस्ट के साथ में बदतमीजी करते हो। इसे बदतमीजी कहते हैं? गेस्ट के साथ बदतमीजी वो थी जो आपने डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी। बदतमीजी ये नहीं है, इसमें शांत रहिए, सुनना सीखिए। मैं बकवास कर रहा हूं। और क्या कर रहे हैं आप? डिंपल यादव आप बोल रहे हैं आबादी बढ़ाओ, देश में जोर नहीं आएगा, देश में बोझ नहीं आएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप बोल रहे हैं हमारा धर्म नहीं बोलता कि भ्रूण हत्या मत करो, तो किसका धर्म बोलता है? आप करते हो, मुझे कह रहे हो बकवास कर रहा हूं मैं? तो कर रहे हैं आप। ये गेस्ट की इज्जत कर रहे हो आप? कर रहे हैं आप। ये गेस्ट की इज्जत कर रहे हो आप? क्या देश की इज्जत? क्या आबादी बढ़ा के आप देश की इज्जत कर रहे हैं? मैं आपसे प्रैक्टिकल बुलाकर बैठकर यहां बकवास बताओगे हमारी बातों को? यार तो आप कर क्या रहे हो? रशीदी बुलाते हो जब हम बकवास करते हैं। बात सुनिए, फेयर डाउन बुलाया करो जब हम बकवास। जनता को पता होना चाहिए ना कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। आप बोल रहे हो कि हमारा नहीं, रखो उनको। आप बोल रहे हो सरवर साहब, रशीदी जी ने बोला कि हमारा धर्म नहीं बता। मैं मानता हूं किसी का धर्म नहीं बोलता कि भ्रूण हत्या हो, लेकिन क्या और तरीके नहीं है? प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं है क्या? आप 18वीं सदी में जी रहे हैं, 2025 है। और ये कौन सा, मेरे को ये समझाइए सरवर साहब, जो रशीदी जी कह रहे हैं कि आबादी बढ़ने से देश पे कोई बोझ नहीं आता। आबादी बढ़ने दो, देश पे बोझ नहीं आएगा। अगर ये बकवास नहीं है तो क्या है? अगर ये बेतु की बात नहीं है तो क्या है? क्या है इसके पीछे? कोई साइंटिफिक रीजनिंग है जो इन्होंने सहारनपुर की लैबोरेटरी में करी है कि आबादी बढ़ने से देश पे बोझ नहीं आता? ये क्या रीजनिंग है रशीदी जी? कोई रीजनिंग नहीं है आपके पास। आवाज बढ़ाइए इनकी। सरवर साहब, हम बकवास कर रहे हैं तो ठीक है, मैं उठ जाता हूं। जी ईश्वरीय जी, धन्यवाद। मेरी आपसे जब भी दिक्कत होती है आप भागते क्यों चीजों से? गुजारिश, जब भी मामला टाइट होता है आप चीजों से भागते क्यों? आप यार, आप उसको गलत नहीं मान रहे हो बकवास को? आपको कहना चाहिए मुंह से निकल गया, क्यों मुंह से निकल गया? मुंह से आपके निकला, बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे मुंह से आपके निकला। आप कह रहे हो आबादी बढ़ेगी, बोझ नहीं आएगा। बकवास कर रहे हैं बैठ कौन? यही तो आपकी दिक्कत है। बताओ ना, कौन सी सहारनपुर की लैबोरेटरी में बैठ के साइंस बनाया आपने? कौन सी थीसिस करी है? भाई साहब, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। भाई साहब, अपना दावा अपने पास रखो। जरा सरवर साहब से बात करने दो। सरवर साहब, आप अपना दावा अपने पास रखो। आऊंगा आपके दावे की कितने पानी में आपका दावा पता करने। सरवर साहब, आबादी से देश पे बोझ नहीं आता। अजय आलोक जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं सरवर साहब कि सारे के सारे मौलानाओं का, सारे के सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का ये व्यू पॉइंट है कि ये डिवाइडेड है, अलग है। ईश्वरीय जी, जब देश के मुद्दों पर हम डिबेट करते हैं तो थोड़ा सा संजीदा होना, संवेदनशील होना ज़रूरी है। और ये मुद्दा हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जैन पारसी, आस्तिक नास्तिक का नहीं है। ये मुद्दा भारत का है, भारत के भविष्य का है। नो डाउट एक रोड मैप सरकार को बनाना चाहिए कि हम भारत का भविष्य, आबादी बढ़ने से देश पे बोझ आता है कि नहीं? सरवर साहब, क्या हो गया आपको? क्लियर बात क्यों नहीं करते? सीधी वहां भी आ रहा हूं। आबादी नहीं, वहीं आइए, मुद्दा वहीं है, क्लियर नौकरी वहीं आती है, विकास वहीं आता है,
महंगाई वहीं आती है, सरकारी स्कीम वहीं आती है, बिल्कुल हर चीज वहीं आती है, हर चीज वहीं से उठती है, वहीं से खड़ी होती है। और रशीदी जी को समझाइए कि आबादी से देश पे बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अपना रशीदी जी का नहीं, रशीदी जी का अपना सेंस था, वो शब्दों के हेरा फेरी का मामला है, उनका जो तर्क है वो दूसरा तर्क है। मैं इतनी बात ओपन कह दूं कि आबादी बढ़ने से बिल्कुल बोझ बढ़ता है, परिवार पर बोझ बढ़ता है, और जब परिवार पर बोझ बढ़ता है तो देश पर भी बोझ बढ़ता है। तो ये एक लाइन का जवाब लेकिन है नहीं, एक ऑथेंटिक डेटा भी होना चाहिए। अगर कभी भी इस तरह के डिबेट में आप एक बात ईमानदारी से बताइए, भारत में कोई भी मुस्लिम नेता ने मंचों से या कैमरे पर कभी ये कहा हो कि मुसलमान 4 बच्चे पैदा करें या 10 बच्चे पैदा करें या 20 करें? आखिर क्या कारण है कि जो समस्या देश की है उसको हिंदू मुसलमान कर दिया जा रहा? और 100 नेता, अभी आप संजय राउत का संजय निरुपम का बयान सुना रहे थे। संजय निरुपम से जरा पूछिए कि ये शिवसेना में थे तब हिंदू थे, कांग्रेस में थे तब हिंदू थे, या भाजपा में आए तब हिंदू? ये तो खुद कंफ्यूज है अभी, और हमेशा बात हिंदू मुसलमान की। अरे आबादी बढ़ रही है, उस पर एक संजीदा डिबेट कीजिए, एक सुलझी हुई बात कीजिए, एक हल निकालिए। उसूल तो यह है कि उसका हल क्या है, हल निकालने से पहले ही उसको हिंदू मुसलमान में उलझा दे रहे हैं। मैं हल कैसे निकालूं? आपके नेता जब रशीदी जी बोलेंगे कि आबादी बढ़ने से बोझ आता ही नहीं, मैं हल कैसे निकालूं? साक्षी महाराज का बयान, ये बेतुकी बात नहीं है। अगर मतलब बिना सोचे समझे बोला हुआ बयान नहीं तो क्या है? नहीं, प्रॉपर आर्गुमेंट्स होने चाहिए। प्रॉपर आर्गुमेंट्स, यू वांट प्रॉपर आर्गुमेंट्स सर्वर साहब, सो लेट मी गिव यू प्रॉपर आर्गुमेंट्स टुनाइट एंड प्लीज लिसन। रास्ता निकलेगा। 1991 में हिंदू आबादी 84.1% थी, 2025 में आबादी घट के 79.4% हो गई है। मुस्लिम पॉपुलेशन, अजय आलोक जी, 1991 में 9.8% थी। अब सुनिए आप, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, ये है, ये फैक्ट्स है, ये बकवास नहीं है, ये फैक्ट्स है रशीदी जी, ये बकवास नहीं है। नहीं, आबादी बढ़ने से बोझ नहीं बढ़ता, ये बेतुकी बात है रशीदी जी। डेटा नहीं चलना चाहिए। 2025 में मुस्लिम आबादी 15.2% हो गई है। ओवरऑल मुसलमान आबादी 24.6% बढ़ी है और हिंदू आबादी 4.5% कम हुई है। एंड दैट इज अ फैक्ट अजय आलोक जी, ये फैक्ट है। लेकिन मैं किससे बात करूं जो ये बोल रहे हो कि आबादी बढ़ने से बोझ नहीं बढ़ता? मैं उनसे क्या प्रैग्मेटिक डिस्कशन करूंगा? अजय आलोक जी, सरवर साहब आ रहा हूं, रिजवी जी आप क्या दिखा रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूं। अजय आलोक जी, देखिए ऐश्वर्या, एक बात तो समझना पड़ेगा कि हिंदू आबादी बढ़े चाहे मुसलमानों की आबादी बढ़े, ये आबादी बढ़ाने का जो मकसद है वो समझिए। जब आबादी बढ़ाने का मकसद हो कि राष्ट्र को उसके मूल निर्देश से ही अलग कर देना, राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बना देना, या राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना देना, या राष्ट्र को ईसाई राष्ट्र बना देना, और उसके लिए आबादी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। मैं उदाहरण के तौर पे 71 में बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, लेकिन वहां पे कट्टरपंथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसके बावजूद कट्टरपंथी संघर्ष करते 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 देखिए 1971 से करते करते 2024 53 साल के बाद कट्टरपंथी वापस सत्ता में लौटने में सफल हो गया। इतना बहुत जल्दी बांग्लादेश नई सरकार बनेगी, एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, शरिया लागू हो जाएगा। तो ये सोच जो है दारुल इस्लाम करने की, ये दारुल इस्लाम की सोच सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है। जहां किसी भी तरीके से संख्या बढ़ानी है, या तो घुसपैठ करके संख्या बढ़ा लो, या आबादी बढ़ा के बच्चे पैदा करके संख्या बढ़ा लो। इसमें ना शिक्षा का महत्व होता है, आपको इस्लाम की बढ़ती आबादी से और अपनी घटती आबादी के कारणों पर तो कभी देखा ही नहीं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए आज से कभी कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसको भी लोगों ने कर दिया, वो हिंदू राष्ट्र में जा रहे हैं, सिखिज्म में जा रहे हैं, इस्लाम में जा रहे हैं, बौद्धिज्म में जा रहे हैं। ये सच्चाई है। बचाइए, भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ धार्मिक आधार पर। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर मेरी बात बुरी लग रही हो क्योंकि सच्चाई है तो इसलिए चिढ़ रहे हैं, तो आप चिढ़ते रहिए, उससे मेरा मतलब नहीं है। भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर
इस्लामिक राष्ट्र बना पाकिस्तान? गलत नहीं, कहाँ है? धार्मिक आधार पर नहीं अफगानिस्तान हुआ था। इस्लामिक राष्ट्र है, गलत कहाँ है? धर्म के आधार पर धार्मिक आधार पर धार्मिक नहीं विस्तार हुआ जहां था। जहां हुआ उसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया आपने। धार्मिक आधार जहां जहां हुआ आपने इस्लामिक राष्ट्र बनाया। भारत में भी तो यही है। अभी जो पूरी डॉक्यूमेंट्री पकड़ी गई थी कि गजवाए हिंद बनाना है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र ना बनाना है, पाकिस्तान 2047 धर्म के आधार ये पर कुछ बना था, ना कट्टरपंथियों के मोटे बांग्लादेश धर्म के आधार पर बना आप था। उसको कवर फायर क्यों दे रहे हैं? आप कवर फायर क्यों दे रहे हैं? आप ये बताइए ना मौलाना साहब, जो आप इतना उछल रहे हैं, अगर भारत में आबादी मुसलमानों अरे की नहीं 50% बना ना, मैं से प्रूफ ऊपर हो करता हूं ना, जाएगी, नहीं तो क्या बना। हिंदू को रखेंगे आप लोग? बांग्लादेश में तो रख नहीं पाए, 22% हिंदू थे, घट के आज 8% हो गए। है नहीं। पाकिस्तान जब विभाजन मलेशिया हुआ में नहीं है हिंदू। 18% हिंदू थे, आज इंडोनेशिया माइनस में नहीं है हिंदू। कहां पे गए? अरे मलेशिया में, इंडोनेशिया में है कि मैं नहीं भी अभी आप? आपको फुटेज दिखा रहा था, वहां पे विष्णु की मूर्तियां गिराई जा रही है। भाई हिंदुओं की मूर्ति गिराई जा रही है, इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। नहीं, मलेशिया में गिराई जा रहे हैं। अरे मुझे आप मत क्या सिखाइए गिराई जा कैसे रहे हैं? कन्वर्ट किया थाईलैंड जहाँ घूमने मूर्तियां जाते तोड़ी हैं आप, जाती हैं। बैंकॉक। अरे यार इतना दूर क्यों जा रहे हो? श्रीनगर दिल्ली में देख लो ना, जहां मौका मिलता है मूर्ति तोड़ देते हो, मंदिर तोड़ देते हो। उतना दूर जाने की जरूरत क्या है? ये सोच है, मैं आपकी गलती नहीं कह रहा हूं, अच्छी सोच है। बाबा साहब अपने की धर्म का मूर्ति विस्तार, आप भी तोड़ अपने देते हैं धर्म का जहां विस्तार मौका करिए। मिलता है। रिजवी जी अरे भाई मैं तो अपने हिंदू भाइयों को कह रहा हूँ, आनंद दादा आ रहा हूं। तो कितने अच्छे हो कि अपने धर्म का विस्तार करते हो, आपकी सोच इतनी अच्छी है। कमी तो हम हिंदुओं में है, ना हम धर्म के विस्तार के बारे में सोचते हैं, ना अपने बारे में सोचते हैं, ना देश के बारे में। नहीं बोलेंगे, गलत बोल रहे हैं। इतने दिन से हो गया, 75 साल हो गए, हम कितने मंदिर तोड़ा दिल्ली में? पाए। हम कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से, बुनियादी रूप से हिंदू राष्ट्र इसके बारे में बोलिए, बना मैं तो गलत नहीं बयान पाए। नहीं कर रहे हैं। धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था हमारे पुरखों को, क्यों नहीं बनाया? क्या बात कर रहे हैं फालतू में? काशी कॉरिडोर मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूं कि अच्छी बात है। 200 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। होना अच्छी बात है। अयोध्या में कितने मंदिर तोड़े? एक बात और बताता हूँ भाई साहब, सुनिए। अभी बिहार के चुनाव आ रहे थे, एसआईआर चल रहा था। जहानाबाद में मैं गया, मखदूमपुर में गांव है, डीएमएसपी दोनों साथ में थे। एक 48 साल का व्यक्ति, 8 बीवियां थी, अब 42 बच्चे थे। किस पे बोझ बन रहा है वो? और सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ ले रहा है। 11 इंदिरा आवास उसने लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 आवास उसके मिले, क्योंकि उसको 42 बच्चे हैं, 8 बीवियां हैं। रिजवी जी, जो आपका वो बहुत फैशनेबल मफलर है उसको हटा लीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये वाला विंडो रखिए। ओके आजालोक जी, रिजवी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं कर लिया, ठीक कर लिया। हाँ बोलिए। नहीं, मैं पहली बात तो ये ऐश्वर्या जी, मैं आपको चाहूंगा जो इस्वाई कुरैशी, जो हमारे साबिक इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, सलाउद्दीन याकूब कुरैशी, बोलिए। हाँ, बड़ी अच्छी किताब लिखी है, इसका नाम है जनसंख्या का मिथक जी। इसको बंटवा दीजिए आप पूरे तमाम लोगों को, जिसको जिसको शक। मैं एनजीओ नहीं चलाता, मैं सीधी सरवर साहब को बोलिए, किताब लोग पढ़ लेंगे। सरवर साहब को बोलिए, मैं एनजीओ नहीं चलाता हूं। एक मिनट ऐश्वर्या जी, हाँ, आपने बहुत सारे, एक मिनट, आपने बहुत सारे सवाल किए। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ना जो है एक समस्या हो सकती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है अनुराग भदौरिया। जापान में जनसंख्या बढ़ना जो है वो समस्या नहीं बल्कि अच्छा। एक मिनट, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, जापान में रहते हैं। 5 किलो अनाज भारत सरकार देती है। एक मिनट, जापान में तनख्वाह नहीं है, जापान में प्रॉब्लम नहीं है। 80 करोड़ लोग। एक मिनट, आपका बच्चा बड़ा होगा, यहाँ पे नौकरी लेगा कि टोक्यो में लेगा? देश होता गजब आदमी है। नहीं, मैं कह रहा हूं 80 करोड़ आबादी, 1 मिनट, 5 किलो अनाज पे है। उस 80 करोड़ आबादी में कितने मुसलमान है, कितने हिंदू, बताइए जरा। 80 करोड़ आबादी में, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी हमें बता दीजिए। क्या मुसलमानों की आबादी की वजह से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है? हा? दूसरी चीज, आप जो है इस तरह से फंसा रहे हैं, अरे भाई कि 84 थे, अब हो गए 2 गुना, मुसलमान बढ़ गए 3 गुना। अरे भाई 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20 करोड़ तो मुसलमान है, 25 करोड़। दिल पे हाथ रख के बोलिए, 20 करोड़ है। और कहां से बढ़ गए जी? बाकी सारी बात हो जाएगी। 47, 1 मिनट, नहीं, दिल पे नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड और नहीं दूंगा, रुकिए। पहले दिल पे हाथ रख के बोलिए 20 करोड़ है। देश को दिल पे हाथ रख के बोलिए 20 करोड़ है। रिजवी जी, ये इधर उधर की बात मत कीजिए। नहीं, जनसंख्या बढ़नी प्रॉब्लम है कि नहीं है? जापान में जनसंख्या बढ़नी अच्छी बात। अरे जापान में नहीं रहते हो। ये 15.5% कितना होता है, आप हमें बता दीजिए। 15.5% कितना होता है? 15.5 होता है। रशीदी जी की तरह थोड़ी हूँ 14.5 कि कोई भी बेतु की बात कर दूं। नहीं, अरे तो मैं कह रहा हूँ नहीं तो कि 25। अरे मेरे को ये बताओ, इधर उधर की बात मत करो। आनंद दादा आ रहा हूं। जनसंख्या बढ़ने से देश पे बोझ बढ़ता है कि नहीं रिजवी जी? नहीं, बिल्कुल बढ़ता है। बस बात खत्म। रशीदी जी, सरकार को चाहिए। सरवर साहब ने बोला, रिजवी जी ने बोला, कोई भी लॉजिकल आदमी बोलेगा। ये आप अपना लॉजिक कहां से लाते हैं रशीदी जी?
जनसंख्या बढ़ने से देश पे बोझ नहीं बढ़ेगा। रशीदी जी, बढ़ेगा और बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ रहा है जब हम बात कर रहे हैं। ये रियलिटी है, इसको मानिए। जनसंख्या बढ़ने से देश को प्रॉब्लम हो रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी नौकरियां दे दी मुसलमानों लेकिन को? मुसलमान प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही, ये भी बताइए। अरे मैं क्यों बता रहे हो सिर्फ मुसलमान जो है बढ़ा रहा है? 150 करोड़ हो गई मुसलमानों को, कितना विधानसभा में पहुंचा दिया मुसलमानों को? कम बोझ है सरकार। अरे सरवर साहब, एक आबादी के हिसाब से हिस्सा दे रहे हो? रशीदी जी बोल रहे हैं। आनंद दादा आ रहा हूं। आबादी के हिसाब से हमें हिस्सा दे रहे हो क्या? अजय आलोक जी को भी ले हैं? क्या नहीं मिला आपको? हाँ, आबादी के बिजली आती है, बोझ कहां से हो गए? नहीं रशीदी जी, आप कहते हो कि आप सहारनपुर के हो, सहारनपुर में सड़कें बनती हैं तो क्या उसे मुसलमान इस्तेमाल नहीं करते? क्या सिर्फ हिंदू इस्तेमाल करता है? सहारनपुर में बिजली आती है तो क्या सिर्फ हिंदू इस्तेमाल करता है? सहारनपुर में पानी आता है तो सिर्फ हिंदू इस्तेमाल करता है? ऐसा होता है क्या? क्या बोलते हैं आप? 96 करोड़ पे चले गए और कह रहे हो मुसलमान बढ़ गया। आप 30 करोड़ से 96 करोड़ पे चले गए और कहते हो मुसलमान बढ़ गया। 1947 में 30 करोड़ था हिंदू। अनुराग जी आ रहा हूं। 96 करोड़ है। आनंद दादा, मुसलमान 3.5 करोड़ था, अब 14 करोड़ है। ले 96 करोड़। अभी अगला कह रहा था 20 करोड़, तो मैंने कहा दिल पे हाथ रख के बोल दो 20 करोड़। रशीदी जी, यहाँ पे अखिलेश यादव, 2011 की राहुल गांधी, असाउद्दीन ओवैसी, गौरव गोगोई, इन 4 नेताओं के पास अलग अलग जगह से रिपोर्ट आती है। पता है अनुराग भदौरिया ऑन एयर मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक रिपोर्ट समाजवादी पार्टी को पिछले साल मार्च या अप्रैल के आसपास जब सबमिट की गई थी, अनऑफिशियल रिपोर्ट थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी, बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पहुंची थी और वो सीसीड थी कि एसपी ऑफिस में वो सबमिट की गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार इट वाज मोर देन 30 करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है इस समय देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे था, उसका कोई बैकिंग नहीं है, मैं नहीं कह रहा है। लेकिन आप कह रहे हो 14 करोड़, रिजवी जी कह रहे हैं 20 करोड़। अगर 30 करोड़ नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूं, के पास है। आबादी बढ़ने से बोझ बढ़ता है, मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो मानो। नौकरी कितनों के पास है? आनंद दादा, विधानसभा में कितने हैं? ये कह रहे हैं मुसलमानों को नौकरी नहीं देते हो, तो मुसलमानों की आबादी से क्या दिक्कत है? जब तो मुसलमानों को नौकरी दोगे ही नहीं, लीजिए तो वो बढ़े या घटे उससे तुम्हें क्या मतलब? आबादी आपकी बढ़ रही है, नौकरियां आप ले रहे हो। ओके रशीदी जी, आपका सवाल पूछ रहा हूं आनंद जी से। अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं उसके बाद। ओके रशीदी जी। आनंद दादा, दिक्कत मुसलमानों से है। इनको चुप कराइए भाई, ये तो मतलब अनुराग जी वाले रोल में चले गए, इसलिए इनको कृपया। नहीं, अनुराग जी इज वेरी डिसेंट टुडे। और लेकिन अनुराग भदौरिया से मुझे उम्मीद थी, आज तो बड़ा दिन है, आज तो क्रिसमस है, आज तो कुछ रेड होता, बट नो, है नहीं। एनीवे, आनंद दादा, अनुराग जी आपको निराश नहीं करेंगे, हरा उनका रंग है और हरे ही दिखेंगे वो। मैं एक बात के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने आज के डिबेट में धैर्य नहीं खोया। जितने तथ्यात्मक रूप से गलत बातें की जाती रही इस चैनल पर तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर के द्वारा, और कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं वो कि मुसलमानों को कितनी नौकरियां दे दी। अरे नौकरियां क्या हिंदू मुसलमान देख के दिया जाता है? क्या आप धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं? धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मौलाना रशीदी जी को ये बताना चाहिए और बार बार इसको दोहरा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके उस वक्तव्य को कोट अनकोट बकवास कहा गया तो ठीक ही कहा गया। बेतुकी बात कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए और उनकी संख्या के हिसाब से उनको नौकरी में उनकी नुमाइंदगी तय की जानी चाहिए। यही जो जहनियत है, ये जो सोच है, यही हिंदू मुसलमान के बीच में एक विभाजक रेखा पैदा करती है और ये संविधान के विरुद्ध है। इसमें कोई संविधान सम्मत नहीं कर। आपको कहना ये चाहिए कि मुसलमानों को शिक्षा कितनी दे दी, आपको कहना ये चाहिए कि मुसलमानों के विश्वविद्यालय आप कुछ नहीं, आपको कहना ये चाहिए कि मुसलमानों के कितने लड़के पढ़ाई करते हैं, आपको कहना चाहिए कि मुसलमानों की कितनी लड़कियों की शिक्षा में परसेंटेज क्या है, और आप भ्रामक आंकड़े दे रहे हैं कि 30 करोड़ से 96 करोड़ हो गए और
3 करोड़ से 13 करोड़ हो गए। अरे भाई साहब, अगर परसेंटेज में उसको देखिए तो मुस्लिम आबादी 25% के करीब बढ़ी है और हिंदू आबादी 4.5% घटी है। इसको देखिए, इसको सोचिए, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1951 से लेकर 2011 के बीच का अगर आप देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट दिखाई देगा। टेलीविजन पे चल भी रहा है रिपब्लिक पर, अगर आप देखना चाहें। लेकिन आप लोगों के आंखों पर मजहब की ऐसी पट्टी बंधी हुई है जो पूरे मुस्लिम कौम को अंधकार की ओर धकेलने का काम करती है, और खास तौर पर वैसे लोगों की आंखों पर जो खुद को मुस्लिम स्कॉलर कहलाते हैं, जो वो खुद को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं। अगर आप मुस्लिम स्कॉलर सही में हैं और रिजवी साहब जैसे मेरे मित्र यहां बैठे हैं, तो उनको आज मुस्लिम कौम में शिक्षा की बात करनी चाहिए, उनके बीच जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं भ्रूण हत्या हो रही है, हमारा मजहब कहता है पेट में हत्या मत कर दो। अरे किसका मजहब कहता है भ्रूण हत्या कर दो भाई? किसी का मजहब ये नहीं कहता है कि आप पेट में उसको मार दो या पैदा होने के बाद मार दो। अगर हिंदुओं में महिलाओं को, बच्चियों को मारने की कुरीति थी तो उसके खिलाफ हिंदू खड़े हुए। आज आबादी का रोना जो तुम्हें रोना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग तो बेवजह की बेतुकी बातें करते हुए अपने समाज में, अपने कौम में जहलियत फैलाना चाहते हो। रजीजी साहब, इससे बचिए आप लोग कौम के रहनुमा बनिए, कौम को गलत रास्ता देने की और मत दिखाइए अपने युवाओं को। आप लोग धर्म का नाम लेकर अपने युवाओं को गलत दिशा में धकेलने का प्रयास करते हैं, जो बहुत शर्मनाक है। और आप लोग रोज टेलीविजन चैनल पर बैठ के मुस्लिम कौम को गुमराह करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि संविधान सम्मत बात करनी चाहिए, संविधान के विरुद्ध बात करनी चाहिए। आप गलत दिशा में जा रहे हो। रिजवी साहब रोज जय संविधान से शुरुआत करते हैं अपनी बहस की, लेकिन आज वो इस मसले पर कुछ नहीं बोले जब उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बच्चों को पैदा होने देना चाहिए। अरे भाई, अपने बच्चों को सिखाइए। अगर आज मुसलमानों मैं भी संविधान के अलावा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि मेरा संविधान कहता है कि आप अपने धर्म पर अमल करो, और मेरा धर्म ये कहता है कि बच्चों को पेट में मत मारो। तो मैंने क्या संविधान के खिलाफ कह दिया भाई? अरे बच्चों मैंने क्या बोल दिया संविधान के खिलाफ? मेरे देश का संविधान कहता है मुझे मजहब पर अमल करो। ये भी कहता है क्या? आप कर सकते हो। ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे ये बिल्कुल अभी अभी चांद से उतरे, इन्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा है नहीं, जनता भी समझ रही है। अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, रिजवी जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अनुराग भदौरिया जी, आबादी से देश पे बोझ बढ़ता है, ये आप एटलीस्ट अ प्रोफेसर कैन नॉट डिनाई दिस। रशीदी जी कैन, बट आई प्रिज्यूम अनुराग भदौरिया विल नॉट, क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति, चाहे वो कुमार हो या खान हो, वो ये समझता है अनुराग भदौरिया कि आबादी बढ़ती है तो देश पर बोझ आता है। एक रोटी है, उसके कितने टुकड़े करेंगे? अनुराग भदौरिया, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। इसमें हिंदू मुसलमान होगा तो चलेगा नहीं। देखो ये जो डिबेट थी, डिबेट राष्ट्र के ऊपर है। इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे मत ले जाइए। जब हिंदुस्तान की बात हो रही हो तो हिंदुस्तान की बात हो, उसको धर्म पे मत ले जाइए। ये बिल्कुल सच है कि जनसंख्या पे कंट्रोल तो होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, चाहे किसी वर्ग की हो। जनसंख्या अगर हिंदुस्तान की बढ़ेगी तो बोझ तो आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमने पहले बोला था जीवन को खुशहाल बनाओ, बढ़ती आबादी पे ब्रेक लगाओ। ये तो पहले ही बोला जा चुका है, और इस पे सबको अमल करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान, भाई जगह तो नहीं बढ़ेगी ना, हिंदुस्तान तो उतना ही बड़ा रहेगा। अब हिंदुस्तान में अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या पे कंट्रोल सबको करना चाहिए। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का डिबेट का विषय नहीं है, ये विषय हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान को आप दूसरे देशों से कंपेयर मत कीजिए। हमारे बीजेपी के साथी कंपेयर करते हैं बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से। अरे हिंदुस्तान अलग है भाई। हिंदुस्तान एक आदर्श देश है। हिंदुस्तान ने हमेशा लोगों को अपनी जीने की पद्धति सिखाई है, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार औरों से अच्छे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही साथ मिलकर रहते हैं। अनेकता में एकता जिसको बोला जाता है, गुलदस्ता है जो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। तो उस गुलदस्ते में तो कम से कम दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। हम लोग तो उस पर चल रहे हैं ना जो सरदार पटेल साहब बता के गए हैं, जो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बता के गए हैं, जो महात्मा गांधी जी बता के गए हैं। ये लोग ने जो लोग यहाँ पे बाबा साहब बता के गए हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बनाए हुए संविधान पे हम लोग चल रहे हैं ना, और उसको हम लोग मान भी रहे हैं। और आगे
कितनी अच्छी तरह से हम लोग आपस में मिलकर रहें और कैसे देश को उन्नति की तरफ ले जाएं। चर्चा इस पे होनी चाहिए, बजाय चर्चा इस पे नहीं होनी चाहिए कि धर्म के नाम पे चर्चा। ये धर्म के नाम पे चर्चा ही नहीं थी, ये चर्चा थी कि देश में अगर जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या कम होती है तो देश खुशहाल होता है। क्योंकि उतनी जगह नहीं है तो फिर अगर स्पेस नहीं है तो हमें सबको मिलकर ही तो उसको ठीक बनाना है ना। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आया। ये डिबेट पे लेके चले गए भारतीय जनता पार्टी वाले भी ना, हर चीज को हिंदू मुस्लिम पे ले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कहां से आ गया। राष्ट्र निर्माण की बात है, मैंने आपको पूरे 3 मिनट दिए, अब थोड़ा शांत रहिए, अब आपका काउंटर आ रहा है। अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, ये ऐतिहासिक तथ्य है और ये प्रूवन है कि जब फ्रांस का और जर्मनी का पॉपुलेशन रेट, जनसंख्या रेशियो नेगेटिव में जाने लगा तो उन्होंने लोगों को अपने यहां आने दिया, आवर्जन के नाम पे, इमिग्रेशन के नाम पे। और उस इमिग्रेशन में जो जो लोग आए, आज ये हालत है, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर जगह इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। और मैं आपके दर्शकों को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि आपके दर्शक कृपया करके पढ़ें कि दारुल उल इस्लाम क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, दारुल अल हर्ब क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट रिजवी जी वेट कीजिए, कहा जाता है इसको। अजय आलोक वर्सेस 4। जहां तुम्हारी संख्या हो गई हो वहां संख्या और बढ़ाओ, अपने आप को मजबूत करो, इस्लाम का विस्तार करो। दारुल इस्लाम वो जहां पे इस्लाम शासित हो गया, या बहुत कमजोर हो तो चुपचाप बैठे रहो, जिसको तनखैया कहते हैं। इसका जवाब दे दीजिए ना, क्या मुसलमानों पे महज इल्जाम लगाने से कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों के खड़े था वोट के कारण बढ़ने दे रहे हैं आपने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिएगा कि जिस दिन इस देश गलत बात है, जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार में हो, मैकेनिज्म बनाओ पॉपुलेशन रोकने के, कंट्रोल करने के, क्यों नहीं बनाते हो? हमारे फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, मुसलमानों के बढ़ रहे, मुसलमानों के बढ़ रहे, इनका फंडामेंटल राइट है। आपने अभी राष्ट्रीय जनगणना कराई नहीं, 8 शादी 42 बच्चे, जो बिहार में मैंने देखा जहानाबाद नहीं कराए, राष्ट्रीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे? पता नहीं कौन से ब्रांड का है, हटा दीजिए भाई। रिजवी जी क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्या है उस मफलर में, हटा दीजिए ना, आवाज साफ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, मुंह में ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं। 8 बीवी 42 बच्चे, यही है कॉन्सेप्ट। साफ साफ बोलिए जी। थैंक यू। मैं बोल रहा हूं, हाँ बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, हाँ, कि सरकार में अजय आलोक जी हैं, उनकी है सरकार, वो मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते? कौन रोक रहा है उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? हाँ बताएं अभी, क्या महज मुसलमानों पे इल्जाम लगाने से मसला हल हो जाएगा? संजय गांधी की तरह क्या मुसलमानों पे हर चीज में मुसलमानों को ले आओगे? हर चीज में मुसलमानों के लाओगे? जबरन नसबंदी नहीं ना करवा सकते, हम सरकार में हैं, हम इसका उपाय सोच रहे हैं, इसलिए तो आप लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप नहीं, मतलब ये नसबंदी एक हल है, नसबंदी एक हल है बस। कांग्रेस ने किया था, हमने नहीं किया था। इसमें अरे कानून बना दीजिए, कानून बनाइए ना आप, क्यों नहीं कानून बनाते? चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है, लाइए, दस्तखत कराइए पार्लियामेंट में। अच्छी लगी आपकी ये सलाह, मुझे ये सलाह अच्छी लगी, सरकार भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों की वजह से डिसबैलेंस हो रहा है, ये गलत है। वो नहीं गलत है, बिल्कुल हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय 110 जिले में डेमोग्राफी बदल गई है अभी तक, 110 जिले में डेमोग्राफी बदल गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? 11% का असम, आज 35% पॉपुलेशन हो गया। अरे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, डेमोक्रेसी हवा में उतर गए। डेमोग्राफी सिर्फ इसलिए नहीं बदली है कि मुसलमानों ने ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए। झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो, इसलिए नहीं बदली डेमोग्राफी, इसलिए बदली क्योंकि आपने हिंदू मुसलमान छोड़ दिया। लोग छोड़ करके दूसरी सेफ जगह जा रहे हैं, सेफ जगह जा रहे हैं। हिंदू जहां आबादी वहां जा रहा है, मुसलमान वहां जा रहा है जहां मुस्लिम ज्यादा आबादी, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, मुजफ्फरनगर में 50,000 मुसलमानों ने हिजरत की, वहां से भागे मुसलमान, जाकर के अलग वहां पे कॉलोनियां बनाई, इसलिए होता है ये। झूठ मत फैलाइए, आबादी की वजह से नहीं है। क्या हुआ केरला में? हिंदुओं को किसने भगाया? कश्मीर से हिंदुओं को किसने भगाया? क्या हुआ आप बताइए ना, आप कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मैं बताइए। नहीं, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? और इस तरह की बहुत सारी, गुजरात में क्या हो रहा है जाके देखिए, क्या हो रहा है गुजरात में जाके देखिए आप, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में आप जाके देखिए क्या हो रहा है, कहाँ हरियाणा में जाके देखिए। मेवात में मारा आपने हिंदुओं को, आपका कोई नहीं मारा, कोई हिंदुओं को नहीं मारा गया, और कोई हिंदुओं को नहीं मारा गया। 50,000 मुसलमानों ने वहां पे हिजरत की, और आप ही के उन पे मुकदमा चला,
उनको सजा हुई, झूठ है क्या ये? झूठ नहीं है। बात यह है कि जहां डेमोग्राफी बदलती है, अरे खुले आता आप जो क्या बोलते हो कि हम 20 करोड़ तुम 100 करोड़ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बताते हैं। अरे कोई हिंसा की बात आप लोग करते हो। रही है रशीदी जी, रशीदी जी, ओके, ऋषि साहब, अजय आलोक, एक सेकंड, थैंक यू वेरी मच। अजय दादा प्लीज, एवरीवन ऑन एयर, एवरीवन मल्टी। रशीदी जी बोलिए क्या कह रहे हैं? सरवर साहब आ रहा हूं, और फिर आप दिलवाओगे। ऐश्वर्या अनुराग जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या भाई जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या बोल सिवाय हिंदू मुसलमान और दारुल अरब दारुल इस्लाम को लेकर आगे आपने एक बार नहीं बोला कि डिसेंट गुफ्तगू है कि नहीं है। ये डिसेंट बात थी इनकी। क्यों ये इस्लाम के दारुल हरम कहाँ है, दारुल इस्लाम कहाँ है? ये मेंशन नहीं है। दारुल हरम और दारुल इस्लाम में बात थी ये। नहीं, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ है। दारुल हरम दारुल इस्लाम पे दर्शकों से कि पढ़िए। बोलो मेरे भाई, ऐश्वर्या क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या दिक्कत है कि नहीं? ये दारुल हरब दारुल इस्लाम पे गुफ्तगू थी क्या आज? क्यों दारुल हरब अरे आज की बात दारुल हरब दारुल इस्लाम पे थी क्या? दारुल हरब दारुल इस्लाम पे गुफ्तगू करने में भाग क्यों रहे? बस यही सिर्फ बात करोगे? मजहब है ना, आपके पास आंकड़े नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, तनखैया में क्यों भाग रहे? सिर्फ बैठ के मुसलमान को गाली कर लीजिए। क्या होता है दारुल हरब, आप बता दीजिए। सिर्फ भाई दारुल हर्ब क्या होता है? मुसलमान ने दारुल हर्ब कब बना लिया? मुसलमान ने दारुल हर्ब क्या होता है आप ही बता दीजिए। यही बात करोगे भाई, लोगों को कुछ नहीं है आपके पास। दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब में क्या फर्क है बता दीजिए आप। आगे क्या करना है सब कुछ आपके पास नहीं है। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? अरे भाई साहब, देवबंद के मदरसों में क्या सिखाया जाता है? सरकार को रोडमैप देना चाहिए। ये बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। दारुल इस्लाम दारुल हरम दारुल इस्लाम दारुल हरम बेतुकी बातें नहीं है। आपको तो बोलना है, जो जनता को जाननी चाहिए। दारू अल हरब दारू अल इस्लाम, आप तो बोलना भी नाम भी गलत ले रहे हो। बता दो ना, आप मुझसे ज्यादा जानते हो, बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे? सीख तो लो, समझो, बताओ देश को। सरवर साहब क्या, सरवर साहब क्या बोल रहे हैं? दारुल इस्लाम है क्या? सरवर साहब क्या बोल रहे हैं? आनंद दादा पहले क्या है? सरवर साहब आनंद वो क्या दादा, आनंद दादा को भी लाइए। सुनिए रशीदी जी, रुकिए। ऐश्वर्या सुनिए, हाँ बोलिए क्या, अभी तो इतना बोला आपने। ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये डेमोग्राफी इसलिए चेंज नहीं हुई है। देखिए मान गए ना, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मान गए कि बच्चों की हत्या हुई है पेट में। मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। आज हिंदू भाइयों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, लड़के ज्यादा हो गए, लड़की कम हो गई। आप चले जाइए हरियाणा में, कुछ पागल हो गए क्या? अगर लड़के 100 हैं तो लड़कियां 60 हैं, लड़कियां 60 हैं। उनको पेट में देखा, अल्ट्रासाउंड कराया और मार दिया गया। इस वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई है। आनंद दादा, देखिए हरियाणा में जाकर क्या हो रहा है। मैं क्या बोलूं लड़कों को आनंद दादा शादी के लिए। आनंद दादा, रशीदी जी ओके, आपने अपना व्यू पॉइंट, रशीदी जी आपने अपने दिल की बात बोली। सरवर साहब आ रहा हूं। आनंद दादा, ऐश्वर्या जी, रशीदी जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना उनके शब्द के नाम के आगे से और मुस्लिम स्कॉलर लिखना बंद कर देना चाहिए। तो क्या लिखूं आप बता दो। का अनुपात पूरे देश में कहीं नहीं है। रशीदी साहब, आप कहां से आंकड़े लेकर आते हैं? क्या ये सहारनपुर में देवबंद की किताबों में इसी प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं क्या? आपको जरा भी मतलब जरा लज्जा भी नहीं आती इस तरह के गलत आंकड़ों को पेश करते हुए? और राष्ट्र के सामने आप कह रहे हैं कि हिंदुओं में हरियाणा में 100 पुरुष हैं और 60 महिलाएं हैं। अरे भैया, 968 का आंकड़ा है, जाके देखो। आपको समझ नहीं है तो आप दूसरे की बात ना करो। और जिस प्रकार से आप पेट में हत्या की बात कर रहे हो, वो कानूनन अपराध है। उसके खिलाफ इतनी जंग हुई है, उसके खिलाफ हिंदू समाज खड़ा हुआ है। महिलाओं को पेट में बच्चियों की हत्या और ये सब बहुत पुरानी बात हो गई। अपने सोच को बदलो, मॉडर्न करो। 2000 मतलब इस नई शताब्दी का भी 25 वर्ष बीतने को आया, आप अभी तक 16वीं शताब्दी में जी रहे हैं। रशीदी साहब, अपनी 16वीं शताब्दी के सोच को बदलने की आवश्यकता है आप लोगों को, नहीं तो इसी हिंदू मुसलमान करते रहेंगे डिबेट में और कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी कौम उसी अज्ञानता के अंधेरे में भटकती रहेगी और आप उनको न नौकरी दिलवा पाओगे, सिर्फ यहां बैठ के अपनी दुकान चलाते रहोगे और अपनी सियासी रोटियां सेकते रहोगे। सरवर साहब काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग दादा आ रहा हूं। सरवर साहब। ऐश्वर्या जी, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, मगर उतना टाइम कहाँ मिलता है। मैं अजय आलोक जी से विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया, कम से कम उच्चारण, जिसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वो दुरुस्त करके अध्ययन करके तब बोला कीजिए। दारू हरब नहीं है, दारू तो बंद है बिहार में, दारुल हरब है और दारुस सलाम है, दारू अल इस्लाम नहीं है, दारुस सलाम।
और दोनों को अच्छे से पढ़िए। अगर आप मुनासिब समझेंगे तो हमको चाय पे बुला लेंगे, हम आपको पूरी तरह से परिभाषित करके बता देंगे कि वो दोनों शब्द के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका पस मंजर, किस विषय में वो कहा गया और क्या है। आप तो एक दो लाइन बता दीजिए हैं और उसी को बार बार रिपीट। अरे अपने ज्ञान के प्रदर्शन कीजिए, मुझे उच्चारण नहीं आता है, मैं उर्दू नहीं जानता हूँ। दारू नहीं के बारे में बता कीजिए। अरे भाई तो कुछ नहीं जानते आप उसी पाठशाला में हैं जो आज सड़क पर सब नाच रहा था ना। अरे कन्वर्जन हो रहा, बचाओ एक कन्वर्जन हो रहा है। क्राइस्ट पर जो हमला कर रहे थे आप ही के चेले थे, सबसे आप ही के चेले थे, वही पढ़ते हैं आप। उतना ही 2 लाइन पढ़ा आपने, इससे आगे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत अफसोस है हमको। लेकिन अनुराग भदौरिया सब कुछ पूरा पढ़ते हैं, प्रोफेसर है वो। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। देखिए इतनी डिबेट के बाद मुझे यही समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए चिंतित नहीं है, देश की जनसंख्या के लिए चिंतित नहीं है, वो सत्ता के लिए चिंतित है, वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम करने चिंतित है। देखिए पूरी डिबेट में इतनी गंभीर विषय था, गंभीर चर्चा हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जो रिलैक्स मूड में बैठे हैं, अपनी कनपट्टी पे हाथ लगा के, जिनको देश आराम से बोल रहे हैं, तो उनको कोई चिंता तो है नहीं। बगल में सुनो, बगल में चाय भी रखी होगी, किस चीज के है मुझे भी ले रहे हो, इत्मीनान से डिबेट हो रही है, तो उसमें गंभीरता कहां से आएगी। तो सवाल है, बहुत गंभीर विषय था, गंभीर विषय को ये हिंदू मुस्लिम पे लेकर ठीक नहीं है। जब राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र की बात होनी चाहिए, राष्ट्र में जो समस्या उसके समाधान की बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तुम हो भदौरिया, तुम्हारी पार्टी की बातें करना, जैसे रशीदी जी जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो रशीदी जी को भी नहीं करना चाहिए था। वो भी हल्की बात करने के लिए टीवी डिबेट में आते हैं। ऐसे लोग जो हल्की बात करते हो, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, उनको टीवी डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए। ये देश के लिए नहीं आते, ये अपने लिए आते हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो आए बाएं साएं बोलते हैं, उनको तो बुलाना ही नहीं चाहिए। ये किस बात के लिए यहाँ पे, कौन इनको मानता है, काय बात के हैं ये? माने कुछ भी बोल देंगे कि यहाँ भ्रूण हत्या की बात करने लग गए कि पेट में मार दिया जाता है, ये कर, कैसी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्रीय चैनल है ये घर में बैठ के नहीं देखा है, सब लोग घर में बैठ के देख रहे हैं। हम एक गंभीर चर्चा पे बैठे हैं। जब गंभीर चर्चा पे बैठे तो मुझे बात करनी चाहिए कि हम कैसे यहाँ पे जनसंख्या को नियंत्रित की जाए, राष्ट्र कैसे आगे बढ़े। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो फिर राष्ट्र पे बोझ तो आएगा। इस पे चर्चा गंभीर विषय है ये, और आप उसको हिंदू मुस्लिम में और सिख ईसाई में ले जाने में लगे हुए, ये ठीक नहीं है। भाषा की मर्यादा ठीक होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और सो कॉल्ड जो एक नेता जो मौलवी बोलते हैं अपने आप को, मौलवी साहब आते हैं, उनको भी अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए और गंभीर जब विषय हो तो गंभीर बात करनी चाहिए, हल्की बात। रिजवी जी एंडिंग कमेंट। ऐसे लोग जो होते हैं। ओके अनुराग भदौरिया जी, मैं समझ गया, गंभीर आपने 100 बार बोला। मैं उम्मीद करता हूं रशीदी जी को भी समझ आया होगा। हाँ, रिजवी जी। मैं अनुराग भदौरिया जी की बातों से इत्तेफाक करता हूं। क्या बात? ये बहुत ही संजीदा मसला है। हाँ। और इस पे सरजोड़ करके बैठना चाहिए। ये पार्टी का मसला नहीं है, ये कोई डिबेट का मसला नहीं, ये राष्ट्र का मसला है, देश का मसला है। जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए और उसका एक मैकेनिज्म बनाएं। अजय आलोक जाकर के ये बात सरकार में कहें कि एक मैकेनिज्म वो तैयार करे, एक मसौदा। अकेला अजय आलोक क्या कर लेगा? इस मसले का हल है। एक अकेला अजय आलोक का ही पूरी जिम्मेदारी है क्या? रशीदी जी की नहीं है, पूरी सरकार, सरवर जी की नहीं है, आपकी नहीं है, अनुराग भदौरिया की नहीं है, मेरी नहीं है, अनंत विजय की नहीं है, सबको करना पड़ेगा ना। एक अकेला हम दो हमारे दो करे, बाकी हम दो हमारे 20 करें, कैसे चलेगा? सारे देश को एक साथ आना पड़ेगा ना दादा। मैं यही तो कह रहा हूं। पूरी डिबेट को अनुराग दादा ने ठीक कर डिरेल कर दिया रशीदी जी ने बोल के कि बोझ ही नहीं पड़ता। मेरी प्रॉब्लम उससे है। मैं नहीं कह रहा कि संजय गांधी काइंड ऑफ स्टाइल हो, फोर्सेबल नसबंदी, बिल्कुल नहीं, कैसे हो नहीं सकता डेमोक्रेसी में। लेकिन एक बात समझिए, समझाने की जरूरत है। ये बोलेंगे रशीदी जी जैसे लोग और फिर बोलेंगे मेरे को ये मत बोलो कि ये बेतुकी बात है, ये मत बोलो कि ये बकवास है। तो क्या है ये? साइंटिफिकली प्रूव्ड है क्या है? क्या बोलते हैं? एवरीवन ऑन एयर। माय इशू इज ओनली दिस। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हाथ कनपट्टी पे हो कि माथे पे हो, अनुराग भदौरिया दिमाग में क्या सोच चल रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स। मैं सच बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मैं सच बोल रहा हूं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है अजय आलोक जी, जिसपे एक दिन आपको और मेरे को सरवर साहब आनंद दादा के साथ डिबेट करनी है
कि आखिरकार अनुराग भदौरिया की प्रोफेसरशिप है कौन से सब्जेक्ट में, आप ही देखो कौन से सब्जेक्ट में प्रोफेसर बने हैं? पूछता है भारत अनुराग भदौरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। थैंक यू। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH